तो आइए स्टूडेंट, स्वागत है आप लोगों का विजय स्टडी पॉइंट में। और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को क्लास 10th इकोनॉमिक्स का अध्याय 4 जिसका नाम है हमारी वित्तीय संस्थाएं। ठीक है स्टूडेंट, हमारी वित्तीय संस्थाएं के टोटल वीवीआई ऑब्जेक्टिव मैं आप लोगों को वन शॉट में प्रोवाइड करवाने वाला हूं, इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। ठीक है, मैं जितना भी प्रश्न करवाता हूं स्टूडेंट वो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि 1 नंबर से लेकर 5 नंबर तक का जो प्रश्न है 2025 में पूछा गया है, और बाकी के प्रश्न जो है कोई प्रश्न 2024 में, कोई 2023 में, कोई 2022 में, इसी तरह से सभी के सभी सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है स्टूडेंट, इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। और अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम सभी। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न हम लोगों का कि पूंजी बाजार से प्राप्त ऋणों की परिपक्वता की अवधि क्या होती है। बताएंगे आप लोग कि पूंजी बाजार से प्राप्त ऋणों की परिपक्वता की अवधि जो होता है मेरे प्यारे बच्चों वो क्या होती है बताइए। अल्पकालीन होती है, दीर्घकालीन होती है, ए और बी दोनों होती है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ठीक है, आप लोग याद रखिएगा कि दीर्घकालीन होती है। क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों? दीर्घकालीन होती है। पूंजी बाजार से प्राप्त ऋणों की परिपक्वता की जो अवधि होती है ना वो दीर्घकालीन होती है। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न बताइए आप लोग कि निम्न में से सबसे पुराना बैंक कौन सा है। ये सब प्रश्न ना स्टूडेंट आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि अगर ये सब प्रश्न एग्ज़ाम में नहीं भी पूछा तो आप लोगों के लाइफ के लिए ये सब चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, जैसे कि ज़िंदगी जीने के लिए नॉलेज का होना तो ज़रूरी है ना स्टूडेंट। तो आपके अंदर अगर नॉलेज रहेगा तो आप समाज में, सोसाइटी में एक अच्छा वर्ग से कहलाएंगे। ठीक है, आप एक अच्छे वर्ग में गिने जाएंगे। इसलिए नॉलेज के तौर पर भी पढ़ाई कीजिए। ठीक है, ये मत सोचिए हमेशा कि पढ़ाई करके हमको मैट्रिक इंटर ही पास करना है, बल्कि ये सोच के पढ़िए कि पढ़ेंगे तो मेरे अंदर नॉलेज रहेगा, और नॉलेज के बेस पर आपको कोई झुका नहीं सकता है। ठीक है, इसलिए याद रखिए। ठीक है, निम्न में से सबसे पुराना बैंक कौन सा है? तो सबसे पुराना बैंक है मेरे प्यारे बच्चों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। क्या है? सबसे पुराना बैंक है हम लोगों का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तीसरा प्रश्न है कि भारत में कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्रों के वाणिज्यिक बैंकों की संख्या कितनी है? पूछ रहा है कि भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंकों की संख्या कितनी है? 19 है, 12 है, 15 है, या फिर 20 है मेरे प्यारे बच्चों। तो याद रखिएगा 12 है। ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्र में वाणिज्य है ना, यहाँ पर वाणिज्यिक, ठीक है, वाणिज्यिक बैंकों की संख्या कितनी है? तो 12 है। ठीक है, अब आइए हम लोग चौथा नंबर का प्रश्न देखते हैं। सभी के सभी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। चौथा नंबर का प्रश्न है कि दलाल स्ट्रीट निम्न में से किससे संबंधित है। ये जो दलाल स्ट्रीट है ना मेरे प्यारे बच्चों वो किससे संबंधित है बताइए आप लोग। तेल परिशोधन से संबंधित है, या फिर दुग्ध उत्पादन से, पूंजी बाजार से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 4 का राइट आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों पूंजी बाजार से। ठीक है, याद रखिएगा दलाल स्ट्रीट निम्न में से किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? तो पूंजी बाजार से संबंधित है। अगला है मेरे प्यारे बच्चों कि निम्नलिखित में से किस संपत्ति की तरलता सबसे कम है? किस संपत्ति की तरलता है मेरे प्यारे बच्चों जो सबसे कम है? तो अचल संपत्ति की जो तरलता है ना मेरे प्यारे बच्चों वो सबसे कम है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अगला देखिए, वित्तीय संस्थान पूरा करते हैं। बताइए वित्तीय संस्थान पूरा करते हैं, क्या पूरा करता है मेरे प्यारे बच्चों? तो ऋण संबंधी ज़रूरत को पूरा करता है। जो वित्तीय संस्थाएं होती हैं ना वो क्या करती है? तो ऋण संबंधी जो ज़रूरत होता है उसको वो पूरा करता है। समझ में आ गया। चलिए 7वां नंबर का है कि सरकारी वित्तीय संस्था नहीं है। कौन है मेरे प्यारे बच्चों जो सरकारी वित्तीय संस्था नहीं है? तो साहूकार। ये जो साहूकार है ये क्या है? सरकारी वित्तीय संस्था नहीं है, लेकिन सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इलाहाबाद बैंक, ये सब क्या है? सरकारी वित्तीय संस्थाएं हैं। अगला है कि अर्ध सरकारी वित्तीय संस्था है। अर्ध सरकारी वित्तीय संस्था कौन है मेरे प्यारे बच्चों? तो याद रखिएगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। ये जो क्षेत्रीय का जो ग्रामीण बैंक होता है ना वो अर्ध सरकारी वित्तीय संस्था है। ठीक है, अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे स्टूडेंट। ठीक है, क्योंकि सभी के सभी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आइए हम लोग अब 9 नंबर का प्रश्न देखते हैं। क्या है? बांग्लादेश के
नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति हैं, यानी कि बांग्लादेश के कौन व्यक्ति थे जिसे नोबेल पुरस्कार से क्या किया गया था, सम्मानित किया गया था? तो प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस थे। ठीक है, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस थे जिसे क्या किया गया, बांग्लादेश में नोबेल पुरस्कार से क्या किया गया, सम्मानित किया गया था। ठीक है, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति थे ये। ठीक है, और वो जो थे ये है ना यूनुस, ये कहाँ के थे, तो बांग्लादेश के थे। ठीक है, आइए अब हम लोग आगे देखते हैं। 10 नंबर का प्रश्न है कि वित्तीय संस्थाओं के प्रकार होते हैं। जो ये वित्तीय संस्था होता है इसके प्रकार कितने होते हैं, तो इसके 2 प्रकार होते हैं। ठीक है, वित्तीय संस्थाएं के कितने प्रकार हैं मेरे प्यारे बच्चों, 2 प्रकार है। अगला है कि देश की संगठन बैंकिंग प्रणाली के प्रकार हैं। बताइए, देश की जो संगठन बैंकिंग प्रणाली है ना मेरे प्यारे बच्चों, इनके प्रकार है। तो इनके प्रकार कितने हैं, तो इनके 2 प्रकार है। ठीक है, याद रखिएगा कितने प्रकार है, 2। अगला है 12 नंबर का है कि भारत में एक संगठित पूंजी बाजार है। भारत में एक संगठित पूंजी बाजार क्या है मेरे प्यारे बच्चों, तो मुंबई है। क्या है, मुंबई। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर है कि राज्य स्तरीय गैर संस्थागत वित्तीय संस्थाएं हैं। तो कौन है मेरे प्यारे बच्चों, तो व्यापारी है। ठीक है, राज्य स्तरीय। ठीक है, राज्य स्तरीय यानी कि राज्य स्तरीय है वो, और गैर संस्थागत वित्तीय संस्था अगर है तो वो व्यापारी है। क्या है मेरे प्यारे बच्चों, और संस्था अगर है तो वो क्या है, व्यापारी है। 13 का समझ में आ गया। चलिए 14 का बताइए कि राज्य स्तरीय, राज्य स्तरीय। ठीक है, यहाँ पर भी राज्य स्तरीय, यहाँ तक गैर संस्थागत वित्तीय संस्था अगर था तो यहाँ पर व्यापारी था, लेकिन यहाँ पर है कि वित्तीय संस्था। ठीक है, राज्य स्तरीय संस्थागत वित्तीय संस्था है, यहाँ पर गैर नहीं पूछा गया है। ठीक है, इसीलिए बताएंगे इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो याद रखिएगा सहकारी बैंक। ये जो सहकारी बैंक है वो राज्य स्तरीय संस्थागत वित्तीय संस्था है। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक 14 नंबर तक। अब आइए हम लोग 15 नंबर का प्रश्न देखते हैं, क्योंकि सभी के सभी प्रश्न एग्ज़ाम के लिए मेरे प्यारे बच्चों काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आइए हम लोग हर एक प्रश्न को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखते हैं। चलिए 15 नंबर का प्रश्न देखिए आप लोग, यहाँ पर है कि आज भी ऋण प्राप्त करने का सबसे लोकप्रिय स्रोत क्या है। तो आज के ज़माना में है मेरे प्यारे बच्चों, ऋण प्राप्त करने का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है, तो महाजन है। ठीक है, आज भी ऋण प्राप्त करने का सबसे लोकप्रिय स्रोत क्या है, तो महाजन। हम लोग महाजन से जाते हैं और जितना पैसा लेना होता है उनसे ले लेते हैं। अगर उन पर हमारा विश्वास होता है तो आज के ज़माना में भी हम लोग महाजन से पैसा ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग बैंक वगैरह जाते हैं अगर वहाँ से नहीं मिल पाता है तब। ठीक है, इसीलिए याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर है कि ग्रामीण परिवारों द्वारा संस्थागत स्रोतों से लिया गया ऋण प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, तो याद रखेंगे आप लोग 52%। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, 52%। अगला है यहाँ देखिए कि बिहार में प्राथमिक सहकारी कृषि साख समितियों की संख्या है, कितनी है, तो 6842 है। याद रखेंगे, ये सब प्रश्न इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। 18 नंबर का प्रश्न है कि बिहार में सहकारी बैंकों द्वारा उपलब्ध सहकारी साख व्यवस्था है मेरे प्यारे बच्चों, 2 स्तरीय है, 4 स्तरीय है, त्रिस्तरीय है या फिर 5 स्तरीय है, तो त्रिस्तरीय है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग क्या है, बिहार में सहकारी बैंक द्वारा उपलब्ध सहकारी साख व्यवस्था है, त्रिस्तरीय व्यवस्था है। ठीक है, 19 नंबर का है कि गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन क्या है, तो सबसे लोकप्रिय साधन है महाजन। ठीक है, आज के ज़माना में भी लोग महाजन से ही जाके पैसा उठा लेते हैं। ठीक है, 20 नंबर का बताएंगे आप लोग कि इनमें से कौन संस्थागत वित्त साधन है, कौन सा संस्थागत है जो कि वित्त साधन है, बताइए। तो याद रखिएगा आप लोग व्यावसायिक बैंक। कौन हो जाएगा, व्यावसायिक बैंक। ठीक है, 21 का बताइए आप लोग, 21 का क्या होगा कि भारत के केंद्रीय बैंक कौन है। ठीक है, भारत का जो है केंद्रीय बैंक मेरे प्यारे बच्चों कौन है, तो भारत का केंद्रीय बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जो है ये भारत का केंद्रीय बैंक के अंतर्गत आता है। ठीक है, देख सकते हैं ये प्रश्न 2017 में, 2018 में, 20 में, 21 में, 22 में पूछा गया है। इसलिए याद रखिएगा कि भारत के केंद्रीय बैंक कौन है, तो स्टेट बैंक है। ठीक है, आप लोग को पता ही है कि सभी के सभी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेंगे। 22 नंबर का प्रश्न है कि बैंक का कार्य नहीं है, बैंक का कार्य नहीं है तो क्रेडिट कार्ड जो है ना, ये बैंक का कार्य क्रेडिट कार्ड नहीं है। ठीक है,
और यहाँ पर बैंक का कार्य है कौन कौन, तो लोकर सुविधा बैंक में कार्य है, और स्वयं सहायता समूह बनाना ये भी बैंक का कार्य है, और नगद साख ये भी है, लेकिन क्रेडिट कार्ड ये नहीं है। वही है कि बैंक का कार्य नहीं है, क्रेडिट कार्ड जो है ये बैंक का कार्य नहीं है। 23 नंबर का है कि भारत में सहकारी आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था, तो भारत में जो है ना सहकारी आंदोलन का प्रारंभ 1904 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था मेरे प्यारे बच्चों, 1904 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर 24 नंबर का कि व्यावसायिक बैंक निम्न राशि जमा नहीं करती है, यानी कि व्यावसायिक बैंक जो है कौन सा राशि है जो जमा नहीं करती है, तो याद रखिएगा अग्रिम राशि को जो है ना जमा नहीं करती है। ठीक है, व्यावसायिक बैंक अग्रिम राशि जमा नहीं करती है। 25 का देखिए यहाँ क्या है मेरे प्यारे बच्चों कि भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है, तो भारत का जो वित्तीय राजधानी है ना वो मुंबई को कहा जाता है। भारत का वित्तीय राजधानी किसे कहा जाता है, तो मुंबई को कहा जाता है, याद रखेंगे आप लोग। 26 नंबर का देखिए क्या है कि बैंकिंग एवं वित्तीय क्रियाओं का संचालन होता है। बैंकिंग एवं किसका मेरे प्यारे बच्चों, तो वित्तीय क्रियाओं का संचालन होता है सहकारी बैंक के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, सहकारी बैंक के द्वारा। 27 का है कि दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है, जो दीर्घकालीन ऋण प्राप्त करने वाली जो संस्था होता है ना वो कौन सी संस्था है, तो याद रखिएगा कृषि महाजन। ठीक है, 27 का राइट आंसर हो जाएगा कृषि महाजन। ये क्या है, दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है, तो कृषक महाजन संस्था है। ठीक है, अगला देखिए क्या है कि गैर संस्थागत वित्तीय संस्थाएं नहीं है। गैर संस्थागत वित्तीय संस्था नहीं है सहकारी बैंक, महाजन, व्यापारी या फिर रिश्तेदार। ठीक है, तो हो जाएगा सहकारी बैंक जो है वो गैर संस्थागत वित्तीय संस्था नहीं है। चलिए दिख रहा है ना। 29 का बताइएगा कि राज्य में सूक्ष्म वित्तीय कार्य करती है। राज्य में जो है ना सूक्ष्म यानी कि छोटा सा वित्तीय कार्य करती है, तो गरीब तबके लिए करती है। ठीक है, गरीब तबके लिए करती है। अगला है यहाँ पर कि मैकलेगन समिति बनाई गई है। ये जो मैकलेगन समिति है ना वो बनाई गई है। कब बनाई गई है, तो 1911 में बनाई गई है। आप लोग को दिख रहा है क्या, चलिए कब बनाई गई है, मैकलेगन समिति कब बनाई गई है, 1911 में। 31 का है कि यह उत्पादक कार्यों के लिए अल्पकालीन ऋण देती है। अल्पकालीन ऋण देती है, तो सहकारी बैंक जो है ना वही क्या करती है, अल्पकालीन ऋण देती है स्टूडेंट। तो इस तरह से हम लोग 31 प्रश्न को समाप्त कर लिए। आइए अब हम लोग बाकी के प्रश्नों को देखते हैं, क्योंकि सभी के सभी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है स्टूडेंट, मैं डायरेक्ट आप लोगों को अब आंसर बताऊंगा, क्योंकि ऑप्शन के साथ अगर पढ़ते हैं ना तो ज़्यादा टाइम लगता है। बताएंगे आप लोग कि भूमि विकास बैंक किस प्रकार का ऋण प्रदान करती है, तो दीर्घकालीन ऋण प्रदान करती है। कौन सा ऋण प्रदान करती है, दीर्घकालीन ऋण। अगला है कि संगठित बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत आता है, क्या आता है मेरे प्यारे बच्चों, तो वित्त बैंक आता है। कौन सा बैंक आता है, वित्त बैंक। ठीक है, 34 का बताइएगा कि भारतीय पूंजी बाजार का अंग नहीं है। भारतीय पूंजी बाजार का अंग नहीं है, कौन नहीं है, तो विकास वित्त संस्थान। ठीक है, यही नहीं है। अगला देख लीजिए यहाँ पर 35 का, चलिए हम लोग देख लेते हैं क्योंकि इम्पोर्टेंट सा प्रश्न है ना। चलिए बताएंगे आप लोग मेरे प्यारे बच्चों 35 का कि सूक्ष्म वित्त योजना के अंतर्गत निर्धन परिवारों को ऋण की सुविधा प्रदान की जाती है। ऋण का जो सुविधा है वो प्रदान की जाती है किसके द्वारा, संस्थागत स्रोतों से प्राप्त की जाती है। ठीक है, किससे प्राप्त सुविधा जो है प्रदान की जाती है, संस्थागत स्रोतों से। 36 का देखिए कि वित्तीय संस्थाओं में किन संस्थाओं को सम्मिलित किया जाता है। वित्तीय संस्थाओं में प्यारे बच्चों किन संस्थाओं को सम्मिलित किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी को, यानी कि व्यावसायिक बैंकों को भी, सहकारी साख समितियां को भी और बीमा कंपनी को भी करती है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। 37 नंबर का प्रश्न है कि वित्तीय सेवाओं की आवश्यकता होती है, व्यक्तियों को होती है, व्यावसायिक संस्थाओं को भी होती है, सरकार को भी होती है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, वित्तीय सेवाओं की आवश्यकता होती है तो सभी को होती है। 38 नंबर का देखिए क्या है कि मुद्रा बाजार की संस्थागत वित्तीय संस्थाओं में कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, तो व्यावसायिक बैंक जो है ये क्या है, वित्तीय संस्थाओं में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। कौन, तो ये व्यावसायिक बैंक। ठीक है,
चलिए 39 का बताइएगा कि भारतीय बैंकिंग प्रणाली के शीर्ष पर है कौन है। भारतीय बैंकिंग प्रणाली के शीर्ष पर मेरे प्यारे बच्चों कौन है, तो याद रखिएगा आप लोग कि रिजर्व बैंक है। ठीक है, भारतीय बैंकिंग प्रणाली के शीर्ष पर कौन सा है, तो रिजर्व बैंक है। ठीक है, अब देखिए ये जो 40 नंबर का प्रश्न है वो एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है, इसलिए आप लोग इसका सही जवाब देंगे कि व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। ये जो व्यावसायिक बैंक है ना, इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, तो 1969 में किया गया था। 41 का है कि देश के अभी, ठीक है, देश में अभी कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या है, कितनी है संख्या, तो याद रखेंगे आप लोग 196 है, 196 है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं 42 का कि राज्य में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंक की संख्या कितनी है मेरे प्यारे बच्चों, तो 25 है। ठीक है, राज्य में कार्यरत यानी कि अभी कार्य में है वो, और केंद्रीय सहकारी बैंकों की संख्या कितनी है, तो 25 है। चलिए 43 का बताइएगा कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई। भारतीय रिजर्व बैंक का जो स्थापना है ना वो 1935 ईस्वी में हुआ था, भूलेंगे नहीं, याद रखेंगे। 44 का देखिए क्या है कि भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है। जो भारत है ना, भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है, तो 19। ठीक है, 19 जो है कि राष्ट्रीयकृत बैंक है। चलिए 44 का हो गया। आइए देख सकते हैं आप लोग खले जो है ना नंबर वाला सब प्रश्न है, तो नंबर वाला प्रश्न में अक्सर स्टूडेंट कन्फ्यूज़ कर जाते हैं, इसीलिए आप लोग इसे अच्छा तरीक़ा से तैयारी कर लीजिए ताकि आप लोग इसमें कन्फ्यूज़ ना करें। बताइए आप लोग कि अभी देश में कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या है कितनी है, अभी प्रेजेंट में पूछ रहा है, तो याद रखिएगा 196 है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, 45 का ऑप्शन नंबर डी 196 है। 46 का देखिए कि हमारे राज्य में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंकों की संख्या कितनी है। केंद्रीय सहकारी बैंकों की संख्या पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका 25 है। कितना है, 25। ठीक है, अगला देखिए कि प्रारंभिक कृषि साख समितियां किसके लिए ऋण प्रदान करती है, तो किसके लिए ऋण प्रदान करती है, तो ऑप्शन नंबर ए कृषि के लिए ऋण प्रदान करती है। 48 का देखिए यहाँ पर है कि रिजर्व ये राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना हुई थी, कब हुई थी मेरे प्यारे बच्चों, तो 1982 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी, 1982 में। नेक्स्ट है हम लोगों का कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्य कार्य क्या है। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ना, इसका मुख्य कार्य क्या है, तो ऑप्शन नंबर डी ये सभी कार्य है, अर्थात साख मुद्रा का नियंत्रण भी है, बैंकिंग व्यवसाय का नियमन भी है, सरकार का बैंकर भी है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्य कार्य 1, 2, 3 ये तीनों के तीनों है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। चलिए बताइए 50 नंबर का क्या होगा कि कृषि को दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था क्या है। कृषि को दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सा है मेरे प्यारे बच्चों, तो भूमि विकास बैंक है। क्या है, भूमि विकास बैंक। अब देखिए 51 का है कि भारत में सहकारी को प्रांत विषय बनाया है। ठीक है, भारत में जो सहकारी है ना उसको प्रांत विषय बनाया है। बताइए कब बनाया है, 1912 ईस्वी में बनाया गया है, या फिर 1919 ईस्वी में बनाया गया है, या फिर 1951 ईस्वी में बनाया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1919 ईस्वी में बनाया गया है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए 52 का बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या होगा। सभी के सभी प्रश्न को आप लोग तैयारी कर लीजिए वन शॉट में। ठीक है, क्योंकि कौन सा प्रश्न एग्जाम में कब बन जाए इसका कोई ठिकाना नहीं है। 52 का है कि भारतीय मुद्रा बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है, तो ऑप्शन नंबर ए अल्पकाल ऋणों का लेन देन होता है। 53 का कि राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है, कब किया जाता है, तो पंचायतों के वित्त स्थिति के पुनरावलोकन हेतु किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। 54 का देख लीजिए कि कृषि तथा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए थोड़ा सा इसे हम एडजस्ट कर दें। हाँ, अब बताइए कि कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए पुनर्वित्त करने वाली शीर्ष संस्थाएं कौन है शीर्ष संस्थाएं, तो नाबार्ड है। कौन है, तो नाबार्ड है। समझ में आ रहा है ना। चलिए आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव हमारे इस चैनल पर मिलता रहेगा। अगला है कि ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन है। ग्रामीण बैंक का जो संस्थापक है ना वो कौन है,
तो प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 56 का कि सहकारिता साख समिति कानून कब पारित हुआ था? कब पारित हुआ था मेरे प्यारे बच्चों? तो 1904 ईस्वी में पारित हुआ था। अगला देख लीजिए, यहाँ है कि बिहार में कहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों? बिहार में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कब स्थापित हुआ था? कब स्थापित हुआ था? तो 1976 ईस्वी में स्थापित हुआ था। डेट याद रखिएगा, ठीक है। अगला देखिए यहाँ पर 58 का कि केंद्रीय सहकारी बैंक किस स्तर पर काम करती है? ये जो केंद्रीय सहकारी बैंक है ना, वो किस स्तर पर काम करती है? बता सकते हैं किस स्तर पर काम करती है? तो जिला स्तर पर काम करती है, ठीक है। और यह प्रश्न 2023 में बना है। अगला है कि प्राथमिक कृषि साख समिति कृषकों को किस प्रकार का ऋण प्रदान करती है? किस प्रकार का ऋण प्रदान करती है? तो ऑप्शन नंबर ए अल्पकालीन ऋण प्रदान करती है। 60 का देखिए कि निम्न में कौन सा खाता विशेष रूप से व्यवसायिकों है ना, यानी कि व्यापारियों के लिए है? निम्न में से कौन खाता विशेष रूप से जो है कि व्यापारियों के लिए है? तो ऑप्शन नंबर ए ये चालू जमा। चालू जमा जो खाता है ना, ये प्रमुख रूप से व्यापारियों के लिए होता है, ठीक है। व्यापारी अर्थात जो बिजनेस वगैरह करता है ना, उसके लिए। अगला है कि भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है? भारत में मेरे प्यारे बच्चों मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है? कौन करता है? तो ऑप्शन नंबर ए भारतीय रिजर्व बैंक करता है। कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक। 62 का कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई थी? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की जो स्थापना है ना मेरे प्यारे बच्चों, वो कब की गई थी? तो याद रखिएगा 62 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 1975 में किया गया था। 63 का देखिए, चलिए 63 का तो दिख तो नहीं रहा होगा, लेकिन मैं अभी आपको दिखा दे रहा हूँ। चलिए अब बताइए 63 का जवाब देंगे आप लोग कि 1929 ईस्वी की आर्थिक मंदी का सबसे पुराना असर किस देश पर पड़ा? ग्रेट ब्रिटेन पर, अमेरिका पर, भारत पर या फिर फ्रांस में पड़ा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कहाँ पर पड़ा था? अमेरिका में पड़ा था। कहाँ पर पड़ा था? अमेरिका में। अगला है कि युद्धोत्तर पुनर्निर्माण के लिए पैसे का इंतजाम करने हेतु किस संस्था का गठन हुआ है? तो विश्व बैंक का गठन हुआ है। किसका गठन हुआ है? विश्व बैंक का। 65 का देखिए यहाँ पर कि निम्न में से कौन पूंजी बाजार का जो है कि मेरे प्यारे बच्चों क्या है? निम्न में से कौन पूंजी बाजार का अंग है? निम्न में कौन है जो पूंजी बाजार का अंग है? तो प्रतिभूति बाजार ये तो है, औद्योगिकी बाजार ये भी है, और विकास वित्त संस्थान ये भी है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। 66 का बताएंगे कि सहकारिता साख समिति विधान कब पारित हुआ था? कब पारित हुआ था? 1904 में। चलिए अगला बताइए क्या होगा कि निम्न में से किस बैंक की स्थापना पहले हुई थी? निम्न में से कौन सा ऐसा बैंक है जिसका स्थापना पहले हुआ था? तो पंजाब नेशनल बैंक का जो स्थापना हुआ था वो पहले हुआ था, ठीक है स्टूडेंट। आइए अब हम लोग आगे देख लेते हैं। लगभग मैं आपको कितना बोला था स्टूडेंट, इसमें 70 ऑब्जेक्टिव ही है, ठीक है। बाकी का अगर ऑब्जेक्टिव होगा तो मैं करा दूंगा, लेकिन हमको नहीं लगता है कि 71 से ज़्यादा अब इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकेगा, ठीक है। इसीलिए हर एक प्रश्न को देख लीजिए। इस चैप्टर से 71 प्रश्न ही है जिसे आप लोगों को तैयारी रखना है, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद इस चैप्टर का आप निश्चिंत हो जाइएगा कि इस चैप्टर से आप लोगों का एक भी मार्क्स भी कटने वाला है। पूरा निश्चिंत रहिए, एक भी मार्क्स इस चैप्टर से कटने वाला नहीं है अगर आप पूरा प्रश्न का तैयारी कर लेते तब। बताइए कि व्यापारिक बैंक का एजेंसी कार्य करता है, व्यापारिक बैंक का एजेंसी कार्य करता है प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करना में काम करता है, ठीक है, करने में काम करता है। सहकारिता का मूल तत्व क्या है? जो सहकारिता होता है उसका मूल तत्व क्या होता है? आपसी सहयोग ये होता है, ठीक है। जनतांत्रिक संचालन ये भी होता है, स्वैच्छिक सदस्यता ये भी होता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। चलिए अगला देखिए क्या है कि भूमि विकास बैंक को पहले किस नाम से जाना जाता था? पहले इसको जो है मेरे प्यारे बच्चों किस नाम से जाना जाता था? तो भूमि संबंध बैंक के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? भूमि संबंध बैंक के नाम से जाना जाता था। 71 का और हम लोग का अंतिम प्रश्न है कि अंतिम प्रश्न जानने से पहले आप लोग जान लीजिए कि इकोनॉमिक्स का बाकी का लेसन मैंने समाप्त कर दिया है। हिस्ट्री, पॉलिटिकल, हिंदी सब का ऑब्जेक्टिव समाप्त हो चुका है। प्लेलिस्ट में जाके हर एक वीडियो को जरूर देख लेंगे। और इसका जो बाकी का अध्याय है ना स्टूडेंट, अध्याय 1, 2, 3, उसको क्या करेंगे आप लोग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हूँ मैंने, आप लोग वहाँ से देख लीजिए। साथ ही साथ
कहीं पर भी दिक्कत है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप वहाँ से हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं की शुरुआत किस देश से हुई थी? बताएंगे आप लोग कि सूक्ष्म वित्तीय संस्था जो है ना, उसका शुरुआत किस देश से हुई थी? भारत से, चीन से, बांग्लादेश से या फिर म्यांमार से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश से। ठीक है स्टूडेंट, सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं की शुरुआत किस देश से हुआ था? तो बांग्लादेश से। तो इस तरह से हम लोग का टोटल VVI ऑब्जेक्टिव इकोनॉमिक्स का अध्याय 4 का समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।